कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। आंटी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और पूछा, क्यों रे, कल तू तो अपनी मौसी के यहाँ था, फिर इनके स्कूल कैसे पहुँच गया? आंटी की बात सुनकर मैं सक पका गया। मैंने उनको अपनी सफाई देते हुए कहा, अरे आंटी, मैं इनके स्कूल नहीं गया था। वो तो कल कीर्ति मुझे अपने स्कूल लेकर गई थी और ये कीर्ति की ही सहेली है। आप चाहो तो इनसे पूछ लो। मेरे इस तरह डर कर जवाब देने से नितिका और शिल्पा दोनों हंसने लगी। उनको हंसते देख आंटी ने उनसे कहा, तुम लोग हंसो मत, ये बचपन से ही शर्मीला है। आंटी की बात सुनते ही दोनों ने अपनी हंसी रोक ली, लेकिन नितिका ने आंटी से सवाल करते हुए पूछा, लेकिन आंटी, आपने ये नहीं बताया कि ये आपके कौन लगते हैं? ये सुनकर आंटी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए नितिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ये मेरे बेटे मेहुल का दोस्त और मेरा दूसरा बेटा है। ये कहकर आंटी ने टीवी पर नितिका का सीरियल लगा दिया और उन्हें चाय पीने को बोलकर मुझे अपने हाथों से परांठे खिलाने लगी। दोनों चाय पीते हुए सीरियल देखने लगी, मगर बीच बीच में मुझे आंटी के हाथों से पराठे खाते देख रही थी। ये देखकर जहां नितिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, तो वहीं शिल्पा का चेहरा ना जाने क्यों उतर गया था। पराठे खिलाते खिलाते आंटी ने मुझे बताया कि नितिका अभी कुछ समय पहले ही उनके पड़ोस में रहने आई है। वहीं नितिका ने भी मौका देखकर आंटी से पूछा, आंटी, मेहुल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। आंटी बोली, वो अपने मामा के घर गया है, कुछ दिन बाद आएगा। जब मेरा परांठे खाना हो गया तो आंटी ने मुझसे कहा, अब आगे से ध्यान रखना, जब भी आना मुझे ये सुनने को ना मिले कि तुम्हें भूख नहीं है। मैं बोला, जी आंटी। शिल्पा, जो अभी तक चुप थी, उसको ना जाने क्या हुआ कि उसने आंटी से कहा, आंटी, ये इतने छोटे तो नहीं हैं कि आपको अपने हाथों से खिलाना पड़े। आंटी बोली, बच्चे तो माँ बाप के लिए हमेशा ही छोटे होते हैं और ये पुन्नू तो अभी भी बच्चा ही है। इसे मेरे हाथ से खाना इतना अच्छा लगता है कि भूख ना होते हुए भी देखो पूरे 4 परांठे खा गया। आलू के परांठे इसे बहुत पसंद है, इसलिए ये जब भी आता है मैं इसे आलू के परांठे ही बनाकर खिलाती हूँ। शिल्पा बोली, आप इसे अपने हाथ से खिलाती है तो आपका बेटा मेहुल इस बात का बुरा नहीं मानता। शिल्पा की बात ना जाने क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी थी। यही हाल आंटी और नितिका का भी था। नितिका को भी शायद शिल्पा से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। शिल्पा की बात से एक पल के लिए आंटी के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन अगले ही पल उनने अपना गुस्सा छिपाकर मुस्कुराते हुए शिल्पा से कहा, अभी तुमने मेरे बेटे और इसको एक साथ नहीं देखा है, इसलिए ऐसा सवाल किया है, वरना तुम इनका आपस में प्यार देखकर ये ही बोलती कि ये दोस्त नहीं बल्कि सगे भाई है। बचपन में एक बार मेहुल की तबीयत खराब हो गई थी, तब ये 3 दिन तक अपने घर नहीं गया था, बस मेहुल के पास ही दिन रात रहता था। हमने इसे लाख कहा कि तू घर जा, यहाँ मेहुल का ख्याल रखने के लिए सब है, मगर ये तब तक नहीं गया जब तक कि मेहुल की तबीयत ठीक नहीं हो गई। अब तू खुद ही बता कि क्या इसके बाद भी मेहुल को मेरा इसको अपने हाथों से खिलाना बुरा लगना चाहिए? शिल्पा ने कहा, सॉरी आंटी, यदि आपको बुरा लगा हो तो। आंटी बोली, नहीं बेटी, तुमने बुरा मानने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं की है, मगर जब कोई किसी माँ के 2 बेटों में भेद करता है तो उस माँ को तो खराब लगता ही है, लेकिन इस बात को तुम अभी नहीं समझ सकती। ये बात तुम्हें खुद वक्त आने पर समझ में आ जाएगी। मैं अभी तक सारी बात चुपचाप सुन रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये बातें तो यूं ही चलती रहेंगी, अब मुझे घर निकलना चाहिए। इसलिए मैंने आंटी से कहा, आंटी, अब मैं चलता हूँ। मेहुल का कॉल आए तो उससे बोल देना कि वो मुझसे जरूर बात कर ले। आंटी बोली, ठीक है, तू भी अपनी छोटी माँ से बोल देना कि मैं उसे याद कर रही थी। मैंने कहा, जी आंटी। इसके बाद मैं आंटी को बाय कहकर वहाँ से आ गया, लेकिन घर से मैं ये बोलकर निकला था कि मैं शाम तक वापस आऊंगा।
यदि मेहुल से मिलता तो शाम होनी ही थी, लेकिन मेहुल के ना मिलने से मैं वहाँ से जल्दी आ गया था। अभी सिर्फ 5 ही बजे थे और यदि मैं अभी घर चला जाता तो इस बात को लेकर कीर्ति मेरा मजाक उड़ाए बिना नहीं रहती। इसलिए मैं किसी भी हालत में 7 बजे के पहले घर नहीं जाना चाहता था। यही सोचकर मैं एक गार्डन में जाकर बैठ गया। मैं वहाँ बैठे आते जाते लोगों को देख रहा था। जब भी कोई लड़की मेरे सामने से जीन्स टी शर्ट में गुजरती तो ना चाहते हुए भी कीर्ति का चेहरा मेरे सामने आ जाता, क्योंकि मैंने कीर्ति को ज्यादा से ज्यादा जीन्स टी शर्ट में ही देखा थे। उसे बेसिक ड्रेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक बार पापा ने उसे सलवार सूट गिफ्ट किया था, मगर उसने ये बोलकर उसे लेने से मना कर दिया कि वो ये सब नहीं पहनती है। बाद में मौसा जी के समझाने पर उसने वो सूट ले तो लिया था, लेकिन उसने कभी उस सूट को पहना नहीं। वो बहुत जिद्दी थी और कोई भी उससे जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता था। कीर्ति के बारे में ये सब सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि अभी कीर्ति मुझसे नाराज है और हो सकता है कि वो मेरे गिफ्ट के साथ भी ऐसा ही कुछ करे। अभी तक की हुई सभी बातें भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कीर्ति मुझे अपने बर्थडे पर भी परेशान करने से बाज नहीं आएगी। इन बातों को सोचते ही अब मुझे कीर्ति पर गुस्सा आने लगा और अब मैं उसे सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगा। जल्दी ही मुझे वो तरकीब भी समझ में आ गई और तरकीब के समझ में आते ही मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ। वहाँ से मैं सीधे बाजार निकल गया। बाजार से मैंने ब्लू कलर का एक स्लीवलेस सलवार सूट खरीदा। ब्लू मेरा पसंदीदा कलर था, मगर ये कलर कीर्ति को जरा भी पसंद नहीं था। एक तरह से हम दोनों की पसंद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। मैंने समय देखा तो 8 बजने वाले थे और अब मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। मैंने एक रेस्टोरेंट से मंचूरियन और कटलेट पैक करवाए और घर आ गया। मुझे घर आते आते 9 बज गए। घर में खाने की तैयारी चल रही थी और मेरे अभी तक घर ना लौटने की वजह से छोटी माँ को मेरी चिंता होने लगी थी। मुझे देखते ही छोटी माँ ने मुझ पर झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू इतनी देर तक कहाँ था? तुझसे मैंने कहा भी था कि जल्दी घर आना, लेकिन तेरी समझ में मेरी बात नहीं आई, क्योंकि तू अब बड़ा हो गया है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। छोटी माँ को गुस्सा करते देख मैंने उन्हें अपनी सफाई देते हुए कहा, छोटी माँ मैं तो जल्दी ही घर आ रहा था, लेकिन अम्मी निमी के लिए ये सब पैक करवाने लगा था, जिस वजह से मुझे आने में देर हो गई। ये कहकर मैं मंचूरियन और कटलेट का पैकेट डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने कमरे में आने लगा। तभी निमी मेरे हाथ में सलवार सूट का पैकेट देखकर मुझे टोकती हुई बोली, भैया ये आपके हाथ में जो पैकेट है उसमें क्या है? मैं बोला, तेरे मतलब की चीज नहीं, इसमें मेरी कुछ बुक्स है। ये कहकर मैं निमी को कुछ कहने का मौका दिए बिना जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर मैं वो पैकेट रखने के बाद मुंह हाथ धोने चला गया। मैं मुंह हाथ धोने के बाद तैयार होकर नीचे आया और नीचे हॉल में बैठकर सबके साथ बातें करने लगा। कीर्ति अभी भी मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन सलवार सूट गिफ्ट करने से पहले मैं एक बार कीर्ति का मूड देख लेना चाहता था, ताकि यदि उसका मूड मेरी तरफ से सही हो गया हो तो फिर उसे ये सलवार सूट देकर खराब ना किया जाए। यही सोचकर मैंने उससे कहा, कीर्ति आज मुझे मेहुल के घर में तेरी सहेली नीतिका मिली थी। लेकिन कीर्ति ने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो अम्मी निमी के साथ ही बातें करने में लगी रही। मगर मैंने फिर बात करने की कोशिश करते हुए उससे कहा, कीर्ति पापा ने तुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट दिए, वो गिफ्ट खोल कर तो दिखाओ। वैसे भी अब वो गिफ्ट तुम्हें कल तो खोलना ही है। मगर मेरी बात करने की ये कोशिश भी बेकार ही गई, क्योंकि कीर्ति समझ गई कि मैं उससे बात करने की कोशिश में लगा हूँ। इसलिए वो मेरी बात को अनसुना कर किचन में छोटी माँ के पास चली गई। उसकी हरकत ने मुझे भी यकीन दिला दिया कि मेरा कीर्ति को सबक सिखाने का फैसला सही है। मैं मन ही मन ये सब सोच रहा था
लेकिन इस बात से अनजान था कि कीर्ति की ये हरकत वहाँ किसी को बुरी भी लगी है, और वो कोई और नहीं निमी थी। कीर्ति के जाते ही उसने मेरे पास आकर कहा, देखा ना भैया, कीर्ति दीदी कितना घमंड दिखाती है। आपने उनसे 2 बार कुछ कहा, लेकिन उनने आपकी बात का जवाब तक देने की जरूरत नहीं समझी। मैंने कहा, तू क्यों इस बात का बुरा मानती है, वो तुझसे तो अच्छे से बात करती है ना। निमी बोली, मुझसे अच्छे से बात करती है तो क्या हुआ, आपको तो वो कुछ नहीं समझती। किसी बात से मुझे उन पर गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा, देख तू अपने छोटे से दिमाग पर इतना सारा बोझ मत डाला कर, और इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना भी बंद कर दे। क्या तुझे नहीं पता कि सुबह मैं उसको छोड़कर मेहुल से मिलने चला गया था, बस इसी बात की वजह से वो मुझसे गुस्सा है। निमी बोली, क्या ये भी कोई गुस्सा करने वाली बात है, जब देखो तब गुस्सा हो जाती है। अरे क्या कोई अपने दोस्त से मिलने भी नहीं जा सकता। मैं बोला, तू क्यों इन सब बातों को अपने दिल पर लेती है। जब मैं उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तू इतना बुरा क्यों मान जाती है। ये अच्छी आदत नहीं है। मेरी ये बात निमी को अच्छी नहीं लगी। उसने मुझे ही अपने तेवर दिखाते हुए कहा, मेरी ये आदत अच्छी नहीं है तो ना रहे। मेरे सामने यदि कोई आपको अपनी अकड़, अपना घमंड दिखाएगा तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर चाहे वो मम्मी हो, पापा हो या फिर कीर्ति दीदी ही क्यों ना हो। ये कहकर वो गुस्से में मेरे पास से जाने लगी। उसकी इस बात पर मुझे हंसी भी आ रही थी और उस पर प्यार भी आ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बैठाकर प्यार से समझाते हुए कहा, मेरी प्यारी गुड़िया रानी, ऐसे गुस्सा नहीं होते, वो भी तो मेरी बहन है ना। उसे मुझसे लड़ने, झगड़ने और मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है। तुझे उसकी बस ये बात बुरी लगती है ना कि वो मेरी बात का जवाब नहीं देती और हर बात में अपनी अकड़ दिखाती है। तो सुन, अब से ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पर निमी ने खुश होते पूछा, पर भैया ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा, पहले तू वादा कर कि तू अब कीर्ति से किसी बात पर गुस्सा नहीं होगी और उसके साथ मिलकर रहेगी। निमी बोली, मैं वादा करती हूँ कि मैं उनसे गुस्सा नहीं होऊंगी और उनके साथ मिलकर रहूंगी। अब आप बताइए कि ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा, यदि उसने कल से मुझसे अच्छे से बात करना शुरू नहीं किया तो फिर कल के बाद मैं भी उससे बात नहीं करूँगा और मैं भी अपना घमंड दिखाना शुरू कर दूंगा, तब तो तुझे खुशी होगी ना। निमी बोली, हाँ ये ठीक है, लेकिन आप आज से ही ऐसा क्यों नहीं करते। मैंने कहा, तू भी बिल्कुल बुद्धू है। अरे कल उसका बर्थडे है और बर्थडे के दिन किसी को नाराज नहीं किया जाता। निमी बोली, हाँ ये बात भी ठीक है, मगर याद रखना कि यदि कल तक वो नहीं सुधरती है तो फिर आप अपना घमंड जरूर दिखाओगे, नहीं तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं कहा, हाँ मैं याद रखूंगा। अब तू जाकर अम्मी के साथ खेल, नहीं तो कीर्ति हमारी बात सुन लेगी। ये सुनते ही निमी फौरन ही उठकर अम्मी के पास चली गई और फिर दोनों अपने खेल में लग गई। थोड़ी देर बाद छोटी माँ ने खाना लगा दिया और सब खाना खाने बैठ गए। आज रात के समय में मुझे सबके साथ खाना खाते देख कीर्ति को कुछ ताज्जुब जरूर हो रहा था, मगर वो मेरे सामने किसी से पूछना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप खाना खाने लगी। लेकिन आज जब उसने अम्मी निमी को मंचूरियन और कटलेट खाते देखा तो फिर वो खुद को बोलने से नहीं रोक पाई। उसने अम्मी को इस बात के लिए टोकते हुए कहा, अम्मी तुझे तो ये सब पसंद नहीं है, फिर तू आज ये सब क्यों खा रही है। अम्मी बोली, भैया इतने प्यार से लाए हैं इसलिए खा रही हूँ, वरना मुझे सच में ये सब पसंद नहीं है। निमी तो आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। इसी खुशी में उसने कीर्ति के बिना कुछ पूछे ही इस बात जवाब देते हुए कहा, मुझे तो ये सब बहुत पसंद है, मगर कल मेरे पेट में दर्द था जिस वजह से ये सब नहीं खाया था, लेकिन आज मेरा पेट दर्द सही है इसलिए खा रही हूँ। ये बात बोलकर निमी खुशी खुशी खाने में लग गई। लेकिन कीर्ति तो कल रात को उनकी सारी बातें सुन चुकी थी
इसलिए उसने निमी की टांग खींचते हुए कहा, लेकिन निमी तूने तो कल ये सब ना खाने की कुछ दूसरी ही वजह बताई थी। कीर्ति की इस बात से निमी सोच में पड़ गई कि उसने कल ये सब ना खाने की सबको क्या वजह बताई थी। लेकिन जब उसे कुछ याद नहीं आया तो वो अम्मी की तरफ देखने लगी। अम्मी उसके ऐसे देखने का मतलब समझ गई और उसने फौरन बात को संभालते हुए कीर्ति से कहा, दीदी असल में कल निमी के पेट में ही दर्द था, लेकिन उसे लगा कि कहीं पापा उसे पेट दर्द की कड़वी वाली दवा ना पिला दें, जिस वजह से कल उसने ये कह दिया था कि उसका पेट भरा हुआ है। अम्मी के दिए गए जवाब से निमी समझ चुकी थी कि कल उसने क्या बोला था। उसने अम्मी की बात की सहमति देते हुए कीर्ति से कहा, हाँ दीदी, अम्मी दीदी ठीक कह रही है, मैंने कल इसी वजह से बोला था कि मेरा पेट भरा हुआ है। कीर्ति को तो सब सच्चाई पहले से ही पता थी, फिर भी वो अनजान बनते हुए उनसे पूछने लगी, पेट में दर्द तो निमी को था, फिर अम्मी को कब और कैसे पता चल गया, जबकि तुम दोनों तो पूरे समय मेरे ही साथ खेलती रही। निमी को फिर इस बात का जवाब समझ नहीं आया और उसने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने फिर से निमी का बचाव करते हुए कीर्ति से कहा, दीदी जब हम खाना खा रहे थे तब निमी ने मुझे इशारे से बताया था। अब आप तो दूसरी तरफ बैठी थी, फिर भला आप कैसे इसका इशारा करना देख पाती। निमी बोली, मैंने अम्मी दीदी को इशारे से बताया था। इतना बोलकर निमी शरारत भरी मुस्कान से मुस्कुराने लगी। उधर कीर्ति ने देखा कि अम्मी हर बात में निमी का बचाव कर रही है, तो इस बार उसने अम्मी को ही चपेटते हुए कहा, मगर अम्मी ये तो बहुत गलत बात है। अगर निमी के पेट में दर्द था तो तुम्हें ये बात किसी ना किसी को तो बतानी चाहिए थी। दवा ना खाने से रात को निमी की तबीयत ज्यादा खराब भी हो सकती थी। कीर्ति के साथ साथ निमी को भी ऐसा लग रहा था कि अम्मी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन कीर्ति ये नहीं जानती थी कि अम्मी का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज है और ये बात अम्मी ने अगले ही पल साबित भी कर दी। उसने बड़ी ही मासूमियत से कीर्ति की बात का जवाब देते हुए कहा, दीदी हमने ये बात पापा की वजह से यहाँ नहीं बताई थी, मगर ऊपर जाते ही भैया को सारी बात बता दी थी और भैया ने फौरन ही निमी को पेट दर्द की दवा भी खिलाई थी। अम्मी की बात सुनते ही निमी की जान में जान आ गई और उसने भी चाहते हुए कहा, हाँ दीदी, वो दवा खाते ही मेरा पेट दर्द जल्दी से ठीक हो गया था और वो दवा पापा की दवा जितनी कड़वी भी नहीं थी। दोनों की ये बात सुनते ही मैं अपनी हंसी ना रोक पाया और खाना खाते समय हंसने की वजह से मुझे जोरदार ठसका लग गया। मैं बेहताशा खांसने लगा। ये देखते ही अम्मी निमी खाना छोड़कर भागकर मेरे पास आ गई। अम्मी ने फौरन मुझे पानी उठा कर दिया और निमी मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मैंने पानी पिया तो कुछ राहत मिली और मैंने दोनों को खाना खाने बैठने को कहा, मगर दोनों थोड़ी देर मुझे खड़ी देखती रही। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब मैं ठीक हूँ, तब फिर दोनों खाना खाने बैठ गई। कीर्ति जहाँ एक तरफ उनके मुंह से सफेद झूठ को सुनकर दंग रह गई थी, वहीं दूसरी तरफ मेरे लिए उनके प्यार को देखकर मन ही मन तारीफ कर मुस्कुरा भी रही थी। इसलिए इसके बाद उसने उन दोनों से फिर कोई सवाल नहीं किया। खाना खाने के बाद सब बातें करते रहे। छोटी माँ ने पापा के ना होने की वजह से अम्मी निमी को आज नीचे उनके पास ही सोने को कहा और फिर 11 बजे सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। अम्मी निमी आज नीचे सो रही थी, इसलिए आज कीर्ति का उनके कमरे में सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर आज कीर्ति ने जिस तरह से मेरी बात को अनसुना कर दिया था, उसे देखकर आज मेरा उससे बात करने का जरा भी मन नहीं था। इसलिए मैंने उससे बात करने की कोशिश करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मेरा दिल ना जाने क्यों उसे बर्थडे विश करने के लिए मचलने लगा। मगर उसे सामने से बर्थडे विश करने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरे दिमाग में उसे SMS करने का ख्याल आया और मैंने बिना देर किए उसे बर्थडे विश का SMS भेज दिया और सोचने लगा कि शायद इसके बदले में वो भी कोई रिप्लाई कर दे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया।
दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।